हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल टू न्यूज़ फॉर स्टूडेंट्स पर। दोस्तों बीपीएससी ने एक ब्रेकिंग न्यूज़ दी है। दोस्तों यहाँ पे ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो बीपीएससी ने एक नोटिस जारी किया है जो कि एक नई वैकेंसी से संबंधित है। दोस्तों विज्ञापन संख्या 2/2022 जो कि शिक्षा विभाग द्वारा बिहार के अंतर्गत उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के कुल 6,421 पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य भारतीय नागरिक या बिहार राज्य के निवासी उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आमंत्रित किए जाते हैं। और ऑनलाइन जो है दोस्तों वो आपको 5 मार्च से शुरू होने वाली है और जो अंतिम तिथि होगी वो आपका 28 मार्च तक, यानी कि आपको टोटल 25 दिनों का यहाँ पे समय दिया गया है। और बाकी चीज़ें जो है डिटेल में आपको देखना है तो वीडियो पर बने रहिएगा, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो ये है वो नोटिफिकेशन दोस्तों जिसमें पूरे डिटेल के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा। दोस्तों इसमें किस कैटेगरी में कितने पोस्ट हैं वो सब मैं आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों सबसे पहली बात अगर करें यहाँ पे टोटल पोस्ट की तो 6,421 पोस्ट यहाँ पे रखे गए हैं, जो कि क्रमशः इस तरह से कोटिवार रखा गया है। दोस्तों अनारक्षित वर्ग की अगर बात करें यानी कि जनरल कैटेगरी के, तो अनुमान्य पदों पर कुल जो है 2571 पद होंगे दोस्तों। और महिलाओं की अगर बात करें तो महिलाओं को 903 पद यहाँ पे सुनिश्चित किए गए हैं। वहीं ईडब्ल्यूएस की बात करें दोस्तों, ईडब्ल्यूएस में 639 पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए 189 रखा गया दोस्तों। वही बात करें अनुसूचित जाति यानी कि एससी कैटेगरी की, तो 1027 कैंडिडेट यहाँ पे सीट रखे गए हैं और यहाँ पर महिलाओं के लिए 385। वही बात करें अनुसूचित जनजाति यानी एसटी वालों के लिए तो 66 और यहाँ पे 20 कैंडिडेट महिलाओं के लिए। वही बात करें ईबीसी यानी कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए यानी जिसको एमबीसी कह सकते हैं, उनके लिए 1157 पोस्ट रखे गए हैं और महिलाओं के लिए 426। वहीं बात करें दोस्तों बीसी कैटेगरी यानी कि पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए तो 769। वहीं महिलाओं की बात करें 256 और पिछड़े वर्ग की महिलाओं जिनका अलग से 3% आरक्षण दिया था दोस्तों वहाँ पे 192 और इधर में कुछ भी नहीं क्योंकि ये महिलाओं के लिए अलग से यहाँ पे 192 दिया गया है। तो टोटल सीटों की बात करें तो टोटल 6,421 पुरुषों के लिए यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा और 2197 जो है यहाँ पे ये महिलाओं के लिए रखा गया है। तो दोस्तों ये बड़ी खबर है। आइए हम आपको एक एक चीज़ें यहाँ पे बताने की कोशिश करते हैं। देखिए एक तो ये क की बात करें तो उस बात जो पॉइंट नंबर ख है उसमें क्या रखा गया दोस्तों, तो इसमें 128 सीट रखे गए हैं उनके लिए जो स्वतंत्रता सेनानियों के जो नाती पोते होते हैं उनके लिए रखा गया दोस्तों 128 सीट। वहीं बात करें समूह ग में तो यहाँ पे VH बोल रहा हूँ मतलब फिजिकल हैंडीकैप वाले कैंडिडेटों के लिए 1% का जो है आरक्षण जो बहुत पहले से रखा गया था दोस्तों। तो यहाँ पे 4 कैटेगरी दिया है जिसमें विजन वाले हैं, उसके बाद DD यानी मल्टीपल डिसेबिलिटी जिसको कह सकते हैं, और उसके बाद OH वाले हैं, उसके बाद आपको बहुत दिव्यांग वाले होंगे, और ये जो DD है मूक बधिर यानी कि जिनको सुनाई नहीं देता दोस्तों उनके लिए रखा गया है टोटल 65। यानी टोटल मिलाकर देखा जाए तो यहाँ भी एवरेज 65 का ही देखने को मिल रहा है। आइए दोस्तों यहाँ पे बात करें टोटल अगर वेतनमान की, तो यहाँ पे वेतनमान जो बताया गया है ये वेतनमान 35,000 रुपये पर मंथ जो है कि समय समय पर देन अन्य भत्ते भी होंगे इसमें। और शैक्षणिक योग्यता की बात करें दोस्तों, सबसे बड़ा बात होता है यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता। तो आपको पता है कि जब आप एक हेड मास्टर की पोस्ट पर जब जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपको बीएड तो जरूर चाहिए। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या बताया गया है। नंबर 1 की भारत के आप नागरिक हो तथा बिहार राज्य के निवासी हो, ठीक है। दूसरा की मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 50% अंकों के साथ स्नातकोत्तर यानी कि PG जिसको कह सकते हैं यानी कि MA का डिग्री होना चाहिए। उसके बाद अनुसूचित जाति या जनजाति के लिए या पिछड़ा वर्ग दिव्यांग महिला बाकी जितने भी है यानी कि जनरल को छोड़ करके बाकी सभी के लिए यहाँ पे बताया गया दोस्तों कि न्यूनतम 5% की छूट दी जाएगी, यानी कि इनको 45% जो है डिग्री में जो है इनका रिजल्ट में मार्क्स होना चाहिए, ठीक है। और बिहार मदरसा बोर्ड शिक्षा बोर्ड द्वारा फाजिल की डिग्री एवं कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विद्यालय द्वारा प्रदत्त आचार्य की डिग्री को स्नातकोत्तर के समतुल्य माना जाएगा, ठीक है। तो इनको भी घबराने की जरूरत नहीं है। नंबर 3 है दोस्तों कि मान्यता प्राप्त संस्थान से BEd, ठीक है, उसके बाद BEd BSc एड उत्तीर्ण हो, यानी कि BEd होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है दोस्तों। BEd के बिना आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 4 में लिखा गया कि वर्ष 2012 या उसके बाद का नियुक्त शिक्षक हेतु शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण हो, यानी कि दोस्तों जो भी इस फॉर्म को भरेंगे BEd तो होंगे ही, प्लस 2012 के बाद 2012 या उसके बाद में कहीं भी नियुक्त हुए हैं तो उनकी जो है पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण हो, यानी कि आप स्टेट या जो भी सीटेट हो वो आप क्वालिफाई किए हों। एक बात जान लीजिएगा, ठीक है। ये चीज़ें दोस्तों उसी चीज़ को यहाँ पे मेंशन किया गया है। उसके बाद दोस्तों ये सारा इंग्लिश में है। बाकी देखिए अनुभव की अगर बात करें तो राज्य सरकार के विद्यालय में पंचायती राज संस्थान या फिर नगर निकाय संस्थान अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा के पद पर न्यूनतम 10 वर्ष की लगातार सेवा। ये एक पॉइंट जो है वो थोड़ा सा खटक
खटकेगा कैंडिडेट को, क्योंकि जो कैंडिडेट फ्रेशर है वो इस फॉर्म को भर ही नहीं सकते हैं, वही भरेंगे जिनके पास अनुभव हो, वो भी 10 वर्ष का। तो ये तो थोड़ी सी मतलब एक तरह से देखा जाए तो दोस्तों उनके साथ भेदभाव हो गया, या फिर कहिए ये प्रोसेस होगा जो भी हो। उसका पॉइंट नंबर 2 है कि CBSE, ICSE, BSEB के स्थायी संबद्धता प्राप्त विद्यालय में माध्यमिक शिक्षा के पद पर न्यूनतम 12 वर्ष की लगातार सेवा भी किए हों। नंबर 3 है कि राज्य सरकार के विद्यालय में पंचायती राज संस्थान या फिर नगर निकाय संस्थान अंतर्गत उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर न्यूनतम 8 वर्ष की लगातार सेवा। यानी कि दोस्तों यहाँ पे 3 पॉइंट यहाँ पे रखे गए हैं, ये तीनों पॉइंट आपको जो है वो फुलफिल करने होंगे, तभी जाके इस फॉर्म के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। और नंबर घ दोस्तों यहाँ पे क्या रखा गया है कि जो भी ये बोर्ड दिए हुए हैं, तीनों बोर्ड में अस्थायी संबद्धता से प्राप्त विद्यालय में उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर न्यूनतम 10 वर्ष की लगातार सेवा की है, और उक्त अवधि की गणना योगदान की तिथि और उसके प्रशिक्षण अर्हता प्राप्त करने की तिथि जो बाद में तिथि हो उसके आधार पर की जाएगी। यानी दोस्तों उनकी जो ज्वाइनिंग हुई है उस तिथि के अनुसार उनकी जो है ये काउंटिंग किया जाएगा कि आप कितने साल तक वहाँ पे कार्य किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों बताया गया कि शैक्षणिक योग्यता अनुभव से संबंधित सभी प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 28 मार्च के पूर्व निर्गत होना चाहिए, अन्यथा उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। यानी जो भी आप भरिएगा दोस्तों, जो भी प्रमाण पत्र है वो आपका 28 मार्च तक वैलिड होना चाहिए, नहीं तो आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे बताया गया है देखिए कि जो न्यूनतम आयु होगी, ठीक है, 1/8/2021 को यानी 1 अगस्त 2021 को न्यूनतम आयु 31 वर्ष और अधिकतम 47 वर्ष होगा। अनारक्षित वर्ग शिक्षक के लिए अधिकतम आयु सीमा सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार द्वारा प्रावधानिक छूट दी जाएगी, यानी कि वर्धव्य सेवानिवृत्त की आयु 60 वर्ष तक निर्धारित है। तो ये डिटेल आप देख सकते हैं दोस्तों, जो छूट के अनुमान यहाँ पे बताए गए हैं। ठीक है, लेकिन आपका डेट जो है वो काउंट किया जाएगा आपका 1/8/2021 से। ठीक है, और चयन प्रक्रिया क्या होगी उसके बारे में लोग जान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे चयन प्रक्रिया की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे लिखित परीक्षा होगा। तो विज्ञापित पदों के विरुद्ध नियुक्ति हेतु योग्य उम्मीदवारों के चयन के लिए आयोग द्वारा लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। यह परीक्षा 150 प्रश्नों की होगी जो वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय होंगे, जिसमें सामान्य अध्ययन के 100 अंक और बीएड के जो है 50 अंक की परीक्षा OMR शीट पर ली जाएगी, और प्रश्न पत्र का 1 अंक निर्धारित है और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 काटे जाएंगे। यानी दोस्तों आप 4 गलत करते हैं तो आपका 1 जो अंक है वो कट जाएगा, यानी कि एक प्रश्न पे आपको 1 ही मार्क्स मिलने वाले हैं, यानी कि 150 नंबर के क्वेश्चन है, 150 पेपर भी रहेंगे, सॉरी 150 क्वेश्चन भी रहेंगे। ठीक है, और इसमें देखिए साक्षात्कार की अगर बात करें तो इसमें साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा। ये बहुत ही बड़ी अच्छी बात है कि आपका इंटरव्यू नहीं होगा। इंटरव्यू लेने का क्या फायदा, जब आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस है तो जाहिर सी बात है आप अनुभवी हैं। तो यहाँ पे बताया गया कि साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा, और ये पूरा डिटेल यहाँ पे दिया गया दोस्तों। क्या बताया गया कि न्यूनतम जो आपको जनरल वाले के क्वालिफाइंग मार्क्स है वो 40%, OBC वालों के लिए जो है यानी जिसको BC कहते हैं 36.5%, EBC के वाले 34%, SC ST वालों के लिए 32% रखा गया है, और दिव्यांगों के लिए भी। ठीक है, और महिलाओं के लिए भी वही 32% रखा गया है। और अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों के लिए संवर्ग आवंटन संबंधी अधिमानता विभाग द्वारा प्राप्त किया जाएगा। ये तो बात की बात है दोस्तों। और देखिए तो यहाँ पे बताया गया है कि जो भी आपके पत्र जब विषय का स्तर जो है वो विस्तृत पाठ्यक्रम के अनुसार होगा, वो नीचे दिया हुआ। तो आयोग के विज्ञापन के आलोक में प्राप्त आवेदनों में अभ्यर्थियों द्वारा शैक्षणिक योग्यता, अनुभव एवं अन्य योग्यता संबंधी दावों को सत्य मानते हुए परीक्षा आयोजित कराने की कार्रवाई की जाएगी, और आयोग के द्वारा तैयार औपबंधिक मेगा सूची शिक्षा विभाग के भेजने के पश्चात अभ्यर्थियों द्वारा योग्यता संबंधी आवेदन में किए गए दावे को सत्यता की जांच विभाग अपने स्तर से करने के पश्चात नियुक्ति की कार्रवाई करेगा। ठीक है, आगे ये दोस्तों नीचे बढ़ते हैं। देखिए लिखित परीक्षा का जो है लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर आयोग सफल अभ्यर्थियों की औपबंधिक मेगा सूची तैयार करेगा, और लिखित परीक्षा यानी वस्तुनिष्ठ के कुल प्राप्त अंक जो समान होने की स्थिति में अधिक उम्र वालों को वरीयता दी जाएगी। यानी कि आप मान लीजिए मेरिट में आपका नंबर मैच करता है या फिर एक दूसरे से लड़ता है, तो उस सिचुएशन में आपका एज जो है वो आपको ऊपर करेगा, जिससे जिसका एज ज़्यादा रहेगा उसको वरीयता मिल जाएगी। ठीक है, आरक्षण के बारे में पूरा डिटेल बताया गया दोस्तों कि आरक्षण किस तरह से आपको लाभ मिलने वाला है। तो दोस्तों देखिए सबसे पहली बात की जो भी आरक्षण का लाभ लेंगे, जैसे जाति के आधार पर आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा जिनके अस्थायी निवासी जो है वो बिहार राज्य को, यानी कि बिहार राज्य के बाहर वालों को UR से माना जाएगा। ठीक है, और वही बात करें दोस्तों SC ST वाले छात्रों के लिए, तो उनको है जाति प्रमाण पत्र जमा करना होगा, और अस्थायी निवासी है यानी मूल प्रमाण पत्र जिसको डोमिसाइल कर सकते हैं वो जमा करना होगा। और पिछड़ी वाले जाति यानी कि BC और MBC वालों की बात करें तो इनको NCL जमा करना होगा। दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि राजस्व अधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमी रहित प्रमाण पत्र अपने अस्थायी अधिवास अंचल के राज्य द्वारा, सरकार द्वारा या फिर अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत अस्थायी प्रमाण पत्र भी प्राप्त करना होगा। ठीक है, आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं का जाति जो है या फिर क्रीमी रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम एवं पता के निर्गत होना चाहिए, ना कि पति के नाम से। तो दोस्तों ये बहुत ही बड़ा पॉइंट है, जो भी महिलाएं इसको देख रहे हैं जरूर समझें इस बात को
कि आपके जो सर्टिफिकेट में नाम होंगे वो फादर नेम होंगे, ना कि पति का नाम होगा, यानी कि पति का नाम आपको नहीं देना है, ठीक है। और जो भी आपका जो अस्थायी पता भी होगा वो आपको पिताजी का ही देना चाहिए, ठीक है। ये आपको पहले से बता दिया गया है, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस वालों की अगर बात करें दोस्तों, तो जिनको 10% आरक्षण दे है उनको भी जो है आपका सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत होना चाहिए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे बता दें, यहाँ पे कोड भी दिया गया है, जिसे फॉर्म भरते टाइम में आप लोग अपना अपना कोड देख करके डाल दीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और दिव्यांगता की बात करेगा दोस्तों, यहाँ पे यानी फिजिकल हैंडीकैप वालों कैंडिडेट के बारे में, तो यहाँ बताया गया कि अस्थायी दिव्यांगता प्रमाण पत्र में निर्धारित अवधि के बाद नवीकरण यानी रिन्यूअल नहीं होने की स्थिति में प्रमाण पत्र विधि मान्य नहीं होगा। यानी कि अगर आपने नवीकरण रिन्यूअल करवाए हैं नहीं करवाए हैं तो आपको फायदा नहीं होने वाला है, यानी कि आप रिन्यूअल करवा लीजिएगा, ठीक है। ये चीज़ें आपको यहाँ पे बता दिया गया है, ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे अगर बात करें आगे, जो मेन पॉइंट है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। दोस्तों देखिए, फॉर्म भरने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जो है गौर करना जरूरी होता है, क्योंकि नहीं तो अगर आपके पास सिलेक्शन हो भी जाता है तो फिर बाद में बाहर हो सकते हैं। इसलिए कुछ मेन पॉइंट है जिसको आपको अभी समझना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात अगर करें दोस्तों कि अभ्यर्थी को आयोग या शिक्षा विभाग द्वारा किसी भी समय मांगे जाने पर सक्षम पदाधिकारी द्वारा निम्नलिखित जो प्रमाण पत्र हैं उनकी मूल प्रति सत्यापन में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। जैसे कौन कौन से दोस्तों, तो मैट्रिक का प्रमाण पत्र चाहिए, विज्ञापन कनिका यानी शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप सक्षम पत्रकार द्वारा निर्गत जो प्रमाण पत्र वो चाहिए। आगे बढ़ते हैं, रुकिए थोड़ा सा। उसके बाद आपका दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि जो आपका शैक्षणिक योग्यता अनुरूप अंक पत्र है वो चाहिए। विज्ञापन कनिका 3 में जो लिखा हुआ शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप सक्षम पत्रकार द्वारा निर्गत अनुभवी प्रमाण पत्र जो है वो चाहिए। पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग है तो उनका प्रमाण पत्र जो एनसीएल चाहिए। और एनसीएल जो है वो आपको कब का चाहिए दोस्तों, तो मैं बताया गया कि विगत 1 वर्ष के पूर्व का क्रिमिनल रहित प्रमाण पत्र होने पर दावा करने की स्थिति में, यानी कि दोस्तों आपको क्रिमिनल रहित घोषणा पत्र जो होता है 18B फॉर्म वो भरना पड़ेगा। वो मैं आपको बाद में बता दूंगा 18B क्या होता है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी SC/ST वालों के लिए भी चाहिए। आर्थिक रूप वालों जो EWS उनको भी चाहिए वो सर्टिफिकेट। दिव्यांगता से संबंधित अगर है तो उनको उससे संबंधित प्रमाण पत्र चाहिए। और स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती तो वो चाहिए, लेकिन सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है दोस्तों वो है आपका ये वाला कि केंद्र सरकार या अर्ध सरकारी संस्थान, यानी कि जिसको आप हाफ प्राइवेट और गवर्नमेंट मान सकते हैं, पब्लिक सेक्टर या फिर बिहार सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार के अधीन किसी भी पद पर नियुक्ति रहने की स्थिति में तो परीक्षा में भाग लेने हेतु विभागीय अध्यक्ष या सक्षम पदाधिकारी का अनापत्ति प्रमाण पत्र बहुत जरूरी है। दोस्तों ये जो पॉइंट है 13 नंबर पॉइंट, ये बहुत जरूरी होगा, क्योंकि जो भी जॉब कर रहे हैं उनको वो जो NOC होगा वो NOC लेकर के जाना होगा, तब आप एग्जाम में बैठ सकते हैं। यहाँ पे सीधा सीधी लिख दिया गया है कि आपको NOC प्राप्त जो सर्टिफिकेट है वो लेकर जाना होगा, तब जाकर के आप एग्जाम में बैठ सकते हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ था दोस्तों जो मैंने आपको बताने की कोशिश की। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर बात करें फीस की कि कितना फ़ी लगने वाला है, तो यहाँ पे फ़ी की बात करें तो देखिए, जब जो सामान्य कैटेगरी के कैंडिडेट हैं यानी जनरल वालों को 750 रुपये लगेंगे। और केवल बिहार के SC/ST वाले छात्र अगर हैं तो उनको 200 रुपये लगने वाले हैं। महिलाओं की बात करें तो उनको भी 200 रुपये लगेंगे। दिव्यांग की बात करें तो 200 रुपये लगेंगे। यानी दोस्तों यहाँ पे सामान्य वर्गों के लिए तो बता दिया गया है, और OBC EBC के बारे में यहाँ पे अभी बताया नहीं गया। चलिए उसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे BC EBC के बारे में तो बताया नहीं गया, लेकिन इतना समझ लीजिए कि उनका भी 750 रुपये ही लगने की संभावना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए, आयोग कार्यालय में स्पीड पोस्ट या निबंधित डाक के से आवेदन की हार्ड कॉपी भेजने की आवश्यकता नहीं है, अपितु अभ्यर्थियों को शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव के संबंधित सभी प्रमाण पत्र, अंक पत्र और अक्षर से संबंधित प्रमाण पत्र आदि को अपलोड करना होगा। यानी दोस्तों यहाँ पे जितने भी चीज़ें हैं वो आपको अपलोड करना होगा जब आप ऑनलाइन करिएगा, लेकिन आपको भेजने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और उसके बाद बाकी पूरा प्रोसेस दिया है दोस्तों, किस तरह से आपको पेमेंट करना है वो मैं आपको बाद में बता दूंगा जब ये इस वीडियो को जब ये फॉर्म को अप्लाई करूंगा, ठीक है। और आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे बताया गया कि अब ऑनलाइन आवेदन भरते हेतु आवश्यक निर्देश का अक्षरशः अनुपालन नहीं करने पर ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में अभ्यर्थी द्वारा की गई प्रविष्टि में किसी प्रकार की त्रुटि के लिए आयोग जिम्मेवार नहीं होगा। यानी कि आपको फॉर्म बखूबी ढंग से भरना होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे सुधार या परिवर्तन हेतु प्राप्त बिंदु दोस्तों क्या क्या आप सुधार सकते हैं। तो देखिए, आवेदक का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, पति का नाम, जन्मतिथि, लिंग, आधार संख्या, जाति, आरक्षण कोटि, भूतपूर्व सैनिक, बिहार राज्य के सरकारी सेवक या फिर नहीं, अन्य डेटा जैसे फोटो, हस्ताक्षर, शैक्षणिक योग्यता, अनुभव इत्यादि परिवर्तन के संबंध में। तो यहाँ पे बताया गया कि ऑनलाइन आवेदन के दौरान एडिट की प्रक्रिया पूर्ण हो जाने के बाद किसी भी तरह से परिवर्तन एवं सुधार होने की आवश्यकता नहीं, सुधार पर विचार नहीं किया जाएगा। नंबर 2, आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण होने तक आवेदन द्वारा भरे गए डेटा को अंतिम तरह से समझा जाएगा
और उम्मीदवार द्वारा भरे गए डेटा या उनके द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र या कागजात में कोई भिन्नता आती है तो उनकी जो उम्मीदवारी है वो रद्द कर दी जाएगी। यानी दोस्तों आपको बढ़िया से ढंग से फॉर्म भरना है। अगर ईमेल वगैरह आपको दिक्कत माने गलत भर देते हैं तो उसमें देखिए क्या बताएगा कि उक्त संबंधित जो परिवर्तन का अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। इसको भी आपको ढंग से भरना है। एक से अधिक आवेदन करिएगा तो वो तो वैसे भी खत्म हो जाएगा कहानी, उसका कोई बात ही नहीं है, अभ्यर्थित्व रद्द हो जाएगा। एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में क्या होगा कि किसी भी अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक आवेदन प्राप्त भरने की स्थिति में उनके सभी आवेदन पत्रों को अस्वीकृत करते हुए उनका अभ्यर्थित्व जो है वो रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बाकी सारी चीज़ें जो बताया गया कि किस तरह से आपको फॉर्म भरना है, ठीक है, क्या क्या चीज़ करना है। तो ये चीज़ें थी दोस्तों जो मैंने आपको दिखाने की कोशिश की। अगर आप और भी जानना चाहते हैं कि किस तरह से आपको फॉर्म भरना है तो बाकी चीज़ें यहाँ पे दे दिया गया है। तो एक और तीसरा जो फॉर्म है दोस्तों उसमें पूरा A to Z बताया गया किस तरह से रजिस्ट्रेशन करना है, कब आपको यूज़र नेम मिलेंगे, कब पासवर्ड मिलेंगे, ये चीज़ें इसमें आपको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो खैर जो भी दिक्कत हो दोस्तों, अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है अगर फॉर्म अप्लाई करने में तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये हेल्पलाइन नंबर दिया गया है। ये आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन से संबंधित कोई भी अगर क्वेरी है आपको तो यहाँ से आप पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो जरूर बताइएगा कमेंट पे, लाइक और शेयर का बटन जरूर दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत।